स्टैटिक जीके। साथियों, अभियों के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं और आज के इस क्लास में संपूर्ण स्टैटिक जीके को देखेंगे जिसमें टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा। ये क्वेश्चन ऑल चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। सुपर महामैराथन क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड रहेंगे। ये क्लास कंप्लीट देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, जेएसएससी, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पीसीएस, पटवारी, यूपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैंने वो सारे चैप्टर कवर किया है, वो सारा क्वेश्चंस ऐड किया है इस क्लास में जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे, चाहे वो लोक नृत्य का क्वेश्चन हो या फिर वाद्य यंत्र का क्वेश्चन हो, भारत का सामान्य राज्य परिचय हो, संपूर्ण आर्ट कल्चर, संपूर्ण दिवस, सारा सब कुछ मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो साथियों देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर सी मोर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? देखिए, अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो याद रखिएगा सिंह यानी लायन, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है? तो साथियों देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना या अंतिम मास जो होता है वो होता है फागुन महीना। और याद रखना, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना क्या होता है? तो याद रखिएगा चैत्र प्रथम महीना होता है और अंतिम महीना होता है फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? याद रखिएगा शक संवत को। ऑप्शन नंबर ए शक संवत करेक्ट है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो साथियों, सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग है जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? याद रखिएगा शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शीर्ष भाग। साथियों, आज के इस क्लास में डिटेल थोड़ा कम रहेगी क्योंकि पूरे 500 क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो देखिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रगीत से। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, याद रखिएगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कहां से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई उपन्यास आनंद मठ से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो करेक्ट आएगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में। ऑप्शन नंबर बी 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता में। यह भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसमें कुल 24 तिलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना हुआ जो धर्म चक्र है उसका रंग है गहरा नीला। ऑप्शन नंबर बी गहरा नीला करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो भाई विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी गोल्डन पांडा पुरस्कार करेक्ट आएगा। इनमें से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार है साथियों परमवीर चक्र, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पाने वाला खेलों का व्यक्ति कौन है? यानी भारत रत्न पाने वाले खेल से संबंधित व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी, इनको 1971-72 में भारत रत्न दिया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न, देखिए प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था? तो भाई प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में इनमें से किसको मिला था? तो सीवी रमन को, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी सीवी रमन। आगे देखिए इनमें से कौन भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार था? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? तो देखिए यहां करेक्ट आएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी एम एस सुब्बालक्ष्मी करेक्ट आएगा। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो करेक्ट आएगा पीपल के वृक्ष की तरह, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आएगा साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर अब्दुल गफ्फार खान नहीं आएगा। देखिए भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी अगर पूछे तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहां आपका। आगे देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न इनमें से किसे दिया गया था? साथियों मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर है। आगे देखिए भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं? तो स्टॉकहोम में, याद रखिए स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अमर्त्य सेन। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो करेक्ट आएगा 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। आगे देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो करेक्ट आएगा 1969 से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था किस वर्ष? तो सीवी रमन को साथियों भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो याद रखना करेक्ट आएगा 1930 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? यानी नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो राइट आएगा 1901 से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो साथियों याद रखना अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो करेक्ट आएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। आगे देखिए महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो साथियों महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना 1 करोड़ रुपए की राशि। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो करेक्ट आएगा मदर टेरेसा को। कब मिला था? तो 1992 में, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा राइट है। आगे देखिए धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साथियों धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद रखिएगा टेम्पलन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी टेम्पलन पुरस्कार राइट आंसर हो जाएगा। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1985 से, ऑप्शन नंबर ए 1985। आगे देखिए अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। उस समय 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी 15 लाख रुपए। अर्जुन एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी खेल। लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों देखिए लोरियस पुरस्कार जो है यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी खेल। आगे देखिए नेक्स्ट है किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं?
तो भाई किन उपलब्धियों के लिए या किस क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? याद रखिए पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण सुरक्षा। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार जो है ये साथियों ये भी पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण सुरक्षा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो करेक्ट आएगा कृषि के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है साथियों देखिए नॉर्मन बोरलॉग इन्होंने संपूर्ण विश्व में हरित क्रांति को शुरू किया था, तो इन्हीं के नाम से ये कृषि सम्मान या कृषि पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है और यह फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो साथियों डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना स्वतंत्रता सेनानी जो थे ना विधान चंद्र राय, इन्हीं के नाम से विज्ञान, कला और चिकित्सा के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा चिकित्सा। आगे देखिए धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिएगा धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए इनमें से कौन सा संगठन है जो कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो करेक्ट आएगा यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को। आगे देखिए कलिंग पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र के लिए? तो कलिंग पुरस्कार जो है साथियों याद रखना विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यानी विज्ञान के क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं किसके लिए? तो भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान के लिए। इनमें से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय है? तो भाई गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ए.आर. रहमान। इन्होंने 2009 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था, याद रखिएगा। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए यहां पर देखिए आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय अगर पूछे तो याद रखिएगा सत्यजीत रे। ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए और ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो भाई ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा फिल्म में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फिल्म। यहां पर एक डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं साथियों, अगर आपसे पूछे ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यहां पूछे आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय तो सत्यजीत रे, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे भानु अथैया को 1985 में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था और सत्यजीत रे को 1992 में। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है, अगर केवल प्रथम पूछे तो भानु अथैया करेक्ट होगा, आजीवन उपलब्धियों के लिए सिनेमा के क्षेत्र में तो सत्यजीत रे। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो याद रखिएगा श्रीमती देविका रानी को। ऑप्शन नंबर बी श्रीमती देविका रानी। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो करेक्ट आएगा नरगिस दत्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट होगा। आगे देखिए ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो साथियों ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 2024 में जो है ना याद रखना 5 भारतीयों ने ग्रेमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने कालिदास सम्मान शुरू किया है? तो कालिदास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो कि किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा। आगे देखिए इनमें से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों साहित्य के क्षेत्र में। आगे देखिए मेन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो देखिए मेन बेकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा राष्ट्रमंडल एवं आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक। ठीक है, राष्ट्रमंडल एवं आयरलैंड के
अंग्रेजी लेखक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बेरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन पुलित्जर पुरस्कार जो है ये धर्म में नहीं, ये साथियों पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रेस के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी जोड़ा गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ही शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला था? याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन को, ऑप्शन नंबर बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो करेक्ट आएगा आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्णा देवी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो याद रखिए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो करेक्ट आएगा जी शंकर कुरूप, ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो करेक्ट आएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कब से प्रदान किया जा रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1965। देखिए वर्ष 1965 से 11 लाख रुपये की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और देखिए बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है साथियों, किसमें? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में, याद रखना। तो पूछे अगर कितने रुपए की नगद राशि, तो 11 लाख रुपए की। और किसकी मूर्ति दी जाती है? तो बाघ देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है। आगे देखिए, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग व राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से किसने गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक लिखी है? तो भाई गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी जी के ना, तो उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है, याद रखना, गोखले माई पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स गुरु। एम के गांधी यानी महात्मा गांधी करेक्ट होगा। आगे देखिए, इनमें से किसने द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट आएगा चेतन भगत, ऑप्शन नंबर बी। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक का लेखक अगर पूछे तो भी चेतन भगत, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो युवराज सिंह। साथियों आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और देखिए अपने सभी दोस्तों तक जरूर क्लास को शेयर करिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? तो भाई पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा विष्णु शर्मा। देखिए वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। आगे देखिए पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? तो कुरुक्षेत्र टू कारगिल ये किसने लिखी है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा कुलदीप सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी कुलदीप सिंह राइट आंसर है। क्राई टू पीकॉक, ठीक है, या क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो करेक्ट आएगा अनीता देसाई ने, ऑप्शन नंबर बी अनीता देसाई। राजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है? तो राजत रंगिनी के लेखक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा कल्हन, ऑप्शन नंबर 1 कल्हन, जो कि कश्मीर के इतिहास को बताता है। आगे देखिए पुस्तक द लास्ट मैन इन दी टावर, द लास्ट मैन इन दी टावर के लेखक कौन है? तो याद रखिए द लास्ट मैन इन दी टावर पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा अरविंद अडिगा। हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो भाई हिंदी भाषा में लिखी गई पुस्तक जो है राग दरबारी, इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल, तो श्रीलाल शुक्ल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक से देखिए सेंटानिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना साथियों सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी सुनील गावस्कर। इनमें से कौन सी पुस्तक बी एस नायपॉल ने लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जो बी एस नायपॉल ने लिखी है? तो
तो ऑप्शन नंबर सी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। आगे देखिए बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है, तो साथियों बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन दास कैपिटल के लेखक हैं, तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स करेक्ट है। भारत भारती के लेखक कौन है, ध्यान से देखिए भारत भारती के लेखक है साथियों मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ध्यान से देखिए गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है, तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर बी E.M. फोस्टर, जिन्होंने ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को लिखा है। आगे देखिए रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आएगा देवानंद, याद रखिए देव आनंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका। आगे देखिए दी नीमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, दी नीमसेक, तो भाई दी नीमसेक पुस्तक के लेखक है झुंपा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों झुंपा लाहिड़ी। आगे देखिए इनमें से कौन सी पुस्तक शोभा डे द्वारा लिखी गई है, तो शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है, करेक्ट आएगा स्पीड पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए स्पीड पोस्ट करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक सेम का लेखक इनमें से कौन है, तो सेम पुस्तक के लेखक कौन है, ध्यान से देखिएगा करेक्ट आएगा सलमान रुश्दी। साथियों आज का ये क्लास अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना साथियों, तो पूरा पेपर आपका यहीं से बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारा टॉपिक मैंने कंप्लीट ऐड किया है स्टैटिक जीके का, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में। पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर का लेखक कौन है, तो भाई फ्लाइट इनटू फियर का लेखक इनमें से कौन है, तो देखिए करेक्ट आएगा किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है, तो करेक्ट आएगा कपिल देव। ऑप्शन नंबर डी कपिल देव करेक्ट है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, करेक्ट आएगा गुजराती भाषा में। और साथियों महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, याद रखना। आगे देखिए इनमें से किसने अकबरनामा लिखा था, तो अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अबुल फजल। HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, करेक्ट आएगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि पर। आगे देखिए नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो साथियों राइट आएगा 26 जुलाई को, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 26 जुलाई को। इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, करेक्ट आएगा डॉक्टर बिधान चंद्र राय का। कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, याद रखना 1 जुलाई को। आगे देखिए नेक्स्ट है इनमें से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, तो याद रखिए करेक्ट होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ऑप्शन नंबर सी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष बाल दिवस ये साथियों किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां आपका किसके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म तिथि पर 14 नवंबर को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों को 23 मार्च के दिन ही फांसी दी गई थी, इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए थल सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, करेक्ट आएगा 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। हर वर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू की स्मृति में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सरोजिनी नायडू। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 24 दिसंबर, याद रखना। आतंकवाद विरोध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है,
करेक्ट आएगा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इसीलिए संविधान दिवस, विधि दिवस या कानून दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 मई को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्म तिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अभी चौधरी चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न देने जाने की घोषणा हुई है। याद रखना 2024 में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। आगे देखिए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 21 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, ऑप्शन नंबर ए 1 मई याद रखना। विश्व जल संरक्षण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 22 मार्च को। आगे देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 31 मई को, याद रखना। आगे देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था 1 दिसंबर को। आगे देखिए अगला है विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों 8 मार्च को, याद रखना। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिएगा विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए पहली बार डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो पहली बार डाक टिकट कराची में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर बी कराची, याद रखना। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो साथियों याद रखिए 1854 में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राइट होगा 1972 में, 1972 में। आगे देखिए विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो साथियों अपने भारत देश में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम तो 1936 में रखा गया था, लेकिन इसको बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो याद रखिए 1957 में, ऑप्शन नंबर है 1957। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो करेक्ट आएगा देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो साथियों भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? याद रखना बांग्ला भाषा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है, यानी गोवा राज्य की राजभाषा क्या है? याद रखिएगा कोंकणी भाषा, ऑप्शन नंबर सी कोंकणी। नेक्स्ट है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप और केरल राज्य का भाषा है मलयालम, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो साथियों त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है बांग्ला, याद रखना बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा। आगे देखिए केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों केंद्रीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मैसूर। नेक्स्ट है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो साथियों नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी, याद रखना अंग्रेजी। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेलुगु यहाँ आपको याद रखना है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस स्थान पर बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है भारतीय खनन विद्यालय ISM, ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा धनबाद, झारखंड में। आगे अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों इज्जतनगर में। ऑप्शन नंबर सी इज्जतनगर। राष्ट्रीय गांधी, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए यहाँ राइट है कोठारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी कोठारी आयोग करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1988। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड टिस्पेच को कहा जाता है, ठीक है, जो कि 1854 में आया था। वैसे अगर आपसे पूछे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड मैकाले आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ है? तो भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे आपको याद रखना है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी देहरादून। इनमें से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो देखिए विश्व कला संग्रहों का भंडार किसे कहा जाता है? तो सालार जंग संग्रहालय को। ऑप्शन नंबर सी सालार जंग संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कर्निघन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय नाट्य संस्थान, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय नाट्य संस्थान जो है ये भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली करेक्ट होगा। आगे देखिए प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, ये कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत भवन जो है ये भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी भोपाल करेक्ट होगा। आगे देखिए इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो याद रखिए इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए बोरोबुदुर मंदिर याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों ये पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था जो कि चंडीगढ़ में है? याद रखिए नेकचंद ने। ऑप्शन नंबर बी नेकचंद करेक्ट होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? करेक्ट आएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे देखिए साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली या मुग घाटी एक केरल राज्य में अवस्थित है, केरल करेक्ट होगा। श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थल है? यानी श्री पेरम्बदूर में इनमें से किसका जन्म हुआ था? तो देखिए करेक्ट आएगा श्री रामानुजाचार्य का। ऑप्शन नंबर सी श्री रामानुजाचार्य। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन घाटी जो है ये कहाँ है? तो याद रखिए बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा साथियों पांडिचेरी में। ऑप्शन नंबर डी पांडिचेरी याद रखना है। देखिए उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार ये कहाँ है? तो देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिए राजगीर बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राजगीर। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो करेक्ट आएगा पाली अनुसंधान के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो भाई गारो और खासी पहाड़ियाँ ये तो मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय। नेक्स्ट है चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा करेक्ट हो जाएगा। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन नंबर डी गोल गुंबज। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, मौर्य शासक अशोक याद रखना। आगे देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी नैनीताल।
पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो साथियों पुष्कर झील जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हौज खास को किसने बनवाया था? देखिए हौज खास को किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। सांची स्तूप का निर्माण कराने वाले मौर्य राजा कौन थे? तो सांची का स्तूप किसने निर्माण कराया था? तो भाई अशोक ने, ऑप्शन नंबर डी अशोक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जामा मस्जिद दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, हवा महल उदयपुर में नहीं जयपुर में है। तो ये जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका राइट होगा। विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? तो साथियों विद्यासागर सेतु ये कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क जो है यहाँ पर किसने अपने आप को गोली मार ली थी? तो बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद ने। आगे देखिए नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? तो भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा इंडिया गेट। आगे देखिए कन्हेरी और कार्ल गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो देखना भीमबेटका गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए हाथी गुफा जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है श्रीरंगा मंदिर ये कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली में, ऑप्शन नंबर सी तिरुचिरापल्ली। वात्सल्य मेला हर वर्ष कहां पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए वात्सल्य मेला हर वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए ओणम में, ऑप्शन नंबर ए ओणम केरल में। ठीक है, पपेटी किसका त्योहार है? तो देखना पपेटी जो है ये किस धर्म का त्योहार है? तो पारसी धर्म का। अब जो क्वेश्चन आएंगे ना साथियों ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अतापू इन त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो भाई अतापू जो है ना साथियों ये किस त्योहार से संबंधित है? तो ओणम से ही। ठीक है, ये जो ओणम केरल में होता है ना उसी त्योहार से संबंधित है ये अतापू त्योहार, याद रखना। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो भाई पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 201 है, उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों में पत्थर फेंकने की परंपरा है? तो याद रखना उत्तराखंड का देवी धुरा का मेला, ठीक है, जिसमें दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आगरा उत्तर प्रदेश। बाबा गुड़िया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए बाबा गुड़िया पूजा त्योहार ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों छोटी तीज का त्योहार जो है हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी श्रावण महीने में। इनमें से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर ए दीपावली। आगे देखिएगा बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो साथियों बगवाल मेला जो है ये भाई कहां पर लगता है? तो याद रखिए बगवाल मेला ये कहां पर लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवीधुरा में, ऑप्शन नंबर डी देवीधुरा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी में जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो किसके सम्मान में? तो जगन्नाथ के, ठीक है, जगन्नाथ के सम्मान में। हर साल दिसंबर महीने में होने वाला हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? याद रखिएगा नागालैंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों चपचार कूट त्योहार जो है ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। आप लोगों ने साथियों क्लास लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना।
देखिए मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? तो करेक्ट आएगा पारसियों से। ऑप्शन नंबर ए पारसियों से। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो देखिए राजस्थान का जो पुष्कर मेला है ये नवंबर महीने में लगता है। ऑप्शन नंबर डी नवंबर महीने में। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है ये साथियों तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो भाई गंगा सागर मेला जो है ये कहां पर लगता है? तो याद रखिए गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में लगता है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। प्रसिद्ध केला देवी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो केला देवी का मेला राजस्थान के करौली जिले में लगता है। आगे देखिए अगला है हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भाई हाथी उत्सव इनमें से कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा जयपुर में। ठीक है, जयपुर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना जयपुर। वैसे एक हाथी उत्सव उड़ीसा में भी मनाया जाता है। आगे देखिए प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला ये कहाँ पर लगता है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिहार। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे पर आयोजित होता है? तो दुमका झारखंड राज्य में स्थित है और दुमका का जो हिजला मेला है ये मयूराक्षी नदी के किनारे पर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी मयूराक्षी। कंस मेला कहाँ लगता है या आयोजन कहाँ होता है कंस मेला का? तो याद रखिए मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए मथुरा। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो साथियों मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? तो बरसाना में। ऑप्शन नंबर सी बरसाना। संगाई त्योहार इनमें से कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों संगाई त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर याद रखना। दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ मनाया किस महीने में मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा का त्योहार जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आश्विन मास में। और खास तौर पर किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? तो बसंत का स्वागत करता हुआ जो भारतीय त्योहार है वो है बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा। आगे देखिए हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ईसा मसीह को सूली को जिस दिन चढ़ाया गया था उसको किस रूप में मनाते हैं? तो याद रखना गुड फ्राइडे के रूप में। ऑप्शन नंबर बी गुड फ्राइडे। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है ईस्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ईस्टर। आगे देखिए ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो याद रखिएगा क्रिसमस। ऑप्शन नंबर ए क्रिसमस। देखिए ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा जो है ये साथियों हजरत इब्राहिम के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हजरत इब्राहिम। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईद उल मिलादुल नबी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? तो करेक्ट आएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार देखिए बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो करेक्ट आएगा साथियों छठ पूजा। ऑप्शन नंबर बी जिसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है। आगे देखिए पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? तो भाई पारसी का नववर्ष दिवस जो है उसको नवरोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नवरोज। आगे देखिए अगला है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो याद रखिए सूर्य देव की। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा साथियों ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी पुरी में। अगला क्वेश्चन है थाई पुसम त्योहार इनमें से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो भाई देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा साथियों तमिल समुदाय के द्वारा। याद रखना थाई पुसम त्योहार जो है ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसांग उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। नेक्स्ट है उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी पर्व जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना उगादी पर्व ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए विशु पर्व जो है ये भारत में अधिकतर केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केरल में। आगे देखिए गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों गुड़ी पर्व ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है
बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए रंगोली बिहू ये असम राज्य का त्योहार है। कोई भी बिहू पूछे तो असम बताना। देखिए असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। एक आपका रंगोली बिहू हो गया, एक भोगाली बिहू हो गया। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यहाँ भी आपका आंसर होगा असम का। आगे देखिए नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो भाई पोंगल जो है ना ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? याद रखिए तमिलनाडु का। साथियों मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा पर्व खास तौर पे बिहार और झारखंड राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर है बिहार झारखंड। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल झारखंड राज्य का एक पर्व है, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। आगे देखिए आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि शंकर का जन्म कहाँ हुआ था जो कि बाद में शंकराचार्य बने? तो याद रखिए केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी केरल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? साथियों याद रखना आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो देखना पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। अगला है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? याद रखिएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों मीमांसा दर्शन का संस्थापक जैमिनी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जैमिनी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में बौद्ध स्थल तबो मठ है ना, तबो या टेबो भी बोलते हैं इसको, तबो मठ स्थित है? तो तबो मठ कहाँ है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश याद रखना। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जेंदावेस्ता, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जेंदावेस्ता। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए वेदांगों की कुल संख्या है 6। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। और पुराणों की कुल संख्या है 18, याद रखना। और उपनिषदों की कुल संख्या पूछे तो 108, याद रखना। आगे देखिए ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? याद रखिएगा रामायण, ऑप्शन नंबर ए रामायण। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो भाई ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028, ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, और इनमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो देखिए आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो भाई बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में। आगे देखिए मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती, इसके चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो देखिए मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी लियोनार्डो दा विंची। आगे देखिए विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो एंजेलो, माइकल एंजेलो, याद रखना। आगे देखिए लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी शैली जो है ये बिहार राज्य में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी बिहार। आगे देखिए दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? तो भाई दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? याद रखना राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन इनमें से किसने किया है? तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो सतीश गुजराल ने, याद रखिए सतीश गुजराल। आगे देखिए औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर। आगे देखिए एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल इनमें से किसकी चर्चित कृति है? तो एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल इनमें से किसकी चर्चित कृति है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल की, ऑप्शन नंबर सी अमृता शेरगिल, याद रखना। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो करेक्ट आएगा किशनगढ़ शैली पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा किशनगढ़ शैली। आगे देखिए अगला है
जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो भाई करेक्ट आंसर आएगा चित्रकला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? याद रखिए जहांगीर यानी सलीम को। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो करेक्ट आएगा चित्रकला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए इनमें से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक संगीत वाद्य है जो कि इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? तबला भी है, सितार भी है, शहनाई भी इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का है, सारंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सारंगी। इनमें से क्या एक संगीत के साज का नाम है? तो भाई संगीत के साज का नाम इनमें से कौन सा है? तो बांसुरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बांसुरी। इनमें से मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? तो अलगोजा, ऑप्शन नंबर डी। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो करेक्ट आएगा साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो करेक्ट आएगा वायलिन, ऑप्शन नंबर सी वायलिन। देखिए झाल, बिनाई, दमामा और मुरैयो ये क्या है? तो साथियों ये कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र हैं, ऑप्शन नंबर सी कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र। किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो याद रखना करेक्ट आएगा बिस्मिल्लाह खां को, ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां। मोहन बीना का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए मोहन बीना का आविष्कार याद रखना मनमोहन भट्ट ने किया है, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन भट्ट। यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? तो यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है? करेक्ट आएगा वायलिन वादन से, ऑप्शन नंबर सी वायलिन वादन, याद रखिएगा। आगे देखिए अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा सितार से, ऑप्शन नंबर ए सितार। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? याद रखिए पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो साथियों यहां आपका करेक्ट हो जाएगा तबला के, ऑप्शन नंबर ए तबला। आगे देखिए कुदाऊ सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भाई कुदाऊ सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? करेक्ट आएगा पखवाज से, ऑप्शन नंबर ए पखवाज। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आएगा वायलिन से, ऑप्शन नंबर ए वायलिन। बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो साथियों बीबी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन, ऑप्शन नंबर डी वायलिन करेक्ट होगा। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो भाई जाकिर हुसैन का संबंध किससे है साथियों? जिन्होंने अभी 2024 में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो याद रखिएगा तबला से, ऑप्शन नंबर सी तबला। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो करेक्ट आएगा देखिएगा तबला से, ऑप्शन नंबर बी तबला। आगे देखिए पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो भाई पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना मृदगम से, ऑप्शन नंबर ए मृदगम। पन्नालाल घोष इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष का संबंध भी बांसुरी से है, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा वायलिन से, ऑप्शन नंबर डी वायलिन। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए अल्लाह रखा ये भी तबला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी तबला, याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया इनमें से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आएगा बांसुरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो साथियों एस बालचंद्रन का संबंध है बीना से, बीना वादन से। आगे देखिए विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो भाई विलायत खान का संबंध है सितार से, ऑप्शन नंबर है सितार, याद रखिएगा। अमजद अली खान इनमें से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो अमजद अली खान का संबंध किससे है? तो साथियों सरोद से, ऑप्शन नंबर बी सरोद वादन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो याद रखिएगा शहनाई, ऑप्शन नंबर सी शहनाई। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो भाई सितार और तबला दोनों का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तो भाई इनमें से कौन सा एक तंत्री वाद्य यंत्र है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा संतूर, ऑप्शन नंबर ए संतूर, याद रखिए। इनमें से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो देखिए कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो वायलिन, सितार और गिटार तीनों में तार होता है। ट्रम्पेट मुंह से बजाया जाता है, इसमें तार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? याद रखिएगा साथियों वीणा। क्वेश्चन नंबर 302, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो देखिए उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो हैं ये क्या हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ध्रुपद गायक हैं ये, ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद गायक, याद रखिएगा। बेगम अख्तर का नाम
किससे संबंधित है? तो बेगम अख्तर का नाम जो है शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी गायन से संबंधित है। तो शास्त्रीय गजल एवं ठुमरी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? अभी जिसको भारतीय वोकल म्यूजिक बोलते हैं उसका प्राचीन रूप क्या है? याद रखना, ध्रुपद गायन शैली। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुपद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई है? तो देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? याद रखिए, सामवेद में। ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? साथियों, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो राग दरबारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो भाई भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो याद रखिए, रात्रि के द्वितीय पहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रात्रि के द्वितीय पहर में। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा प्रातःकाल में। ऑप्शन नंबर डी, प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक संगीत का जनक किसको कहा जाता है? देखिए, करेक्ट आएगा संत पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर बी, संत पुरंदर दास। पंडित जसराज ने इनमें से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी? तो पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो करेक्ट आएगा शास्त्रीय गायन में। ये एक शास्त्रीय गायक थे। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, गजलों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। गायन क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव किसको प्राप्त है? तो करेक्ट आएगा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। आगे देखिए, अगला है, रितु वर्मा का संबंध किससे है? तो साथियों, रितु वर्मा का संबंध है पंडवानी शैली से। ठीक है, याद रखिएगा, पंडवानी शैली। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो ख्याल गायकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ख्याल। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो देखिए, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो स्वामी हरिदास ने। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी हरिदास। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो भाई पंडित भीमसेन जोशी ये एक हिंदुस्तानी गायक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। अगला है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? तो देखिए, बड़े गुलाम अली जो है ये पटियाला घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों, मेघालय का लोक नृत्य है लोहो या लाहो, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि राजस्थान से संबंधित है? तो सुई सीनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सुई सीनी। साथियों देखिए, राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, झोरा आपका उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है, और विधि जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। बाकी सुई सीनी ये राजस्थान का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा है जो कि गलत है? तो देखिए, माफ करना, कौन सा एक सही है ना? तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। अंकिया नाट जो है ये असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी केवल यहाँ सही है, बाकी तीनों गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो देखिए, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं? तो भवाई से। ऑप्शन नंबर सी, भवाई करेक्ट होगा। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो देखिए, शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है साथियों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, गीदड़। ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ करेक्ट होगा। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार में आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आएगा होली के समय। ठीक है, होली के समय। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? तो याद रखना, झुमेला। ऑप्शन नंबर सी, झुमेला। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो याद रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड। कारागाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? तो कारागाम जो कि एक धार्मिक लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु।
तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? तो तमाशा महाराष्ट्र का साथियों एक लोक स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र करेक्ट होगा। बधाई है ये क्या है? तो देखिए बधाई है ये साथियों बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। अगला प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चरकुला नृत्य किस क्षेत्र अगर पूछे तो ब्रजभूमि से, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि। इन नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो भाई गुजरात का नृत्य कौन सा है? डांडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छपेली लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो देखिए छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सी है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक कर्नाटक का लोक रंगभूमि है? तो यक्षगान, ऑप्शन नंबर सी यक्षगान करेक्ट होगा। इकेबाना किसकी जापानी रूप है? तो देखिए इकेबाना जो है ना ये फूलों की सजावट की एक जापानी विधि है, ऑप्शन नंबर बी फूलों की सजावट का। आगे देखिए इनमें से कौन सा युद्ध से संबंधित नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक युद्ध से संबंधित नृत्य है? तो याद रखना मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी मुड़िया जनजाति। अगला है तीजनबाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो तीजनबाई का संबंध है पंडवानी से, याद रखना पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, लोकगीत है। आगे देखिए तांडव नृत्य किससे संबंधित है? तो भाई तांडव नृत्य का संबंध है वीर और रौद्र रस से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन महिला प्रधान नृत्य है? इनमें से कौन सा एक महिला द्वारा किया जाने वाला प्रधान नृत्य है? तो करेक्ट आएगा गिद्दा, और ये किस राज्य का है? तो पंजाब राज्य का। आगे देखिए आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो करेक्ट आएगा गुसादी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है गुसादी, याद रखना आंध्र प्रदेश का। आगे देखिए नेक्स्ट है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भील जनजातियों का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका नाम क्या है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा गौरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों गौरी, ठीक है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ घूमर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा घूमर। लोक नृत्य बैसाख बिहू ये कहाँ प्रचलित है? तो याद रखिएगा कोई भी बिहू पूछे तो असम में, ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट है डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? साथियों डांडिया ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि डांडिया जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह ताली लोक नृत्य है किस राज्य का? तो तेरह ताली जो है ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बच्चा नगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। छऊ, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ जो है देखिए मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का ये एक नृत्य रूप है। और छऊ जो है ना साथियों ये भारत का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। वैसे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो छऊ, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो करेक्ट आएगा महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन नंबर ए। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी जो है ना ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटा जाटीन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जटा जाटीन ये बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए बिहार। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा पंजाब से। आगे देखिए कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। आगे देखिए नेक्स्ट है यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यात्रा भी पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? तो लंबाडी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखिए करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश। अगला है कुमी नागा, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो कुमी नागा, नागा से नागालैंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। आगे देखिए लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरीबा ये मणिपुर राज्य में प्रचलित है, मणिपुर करेक्ट हो जाएगा। अगला है चेरोकन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो चेरोकन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो मिजोरम की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मिजोरम।
घंटा मर्दला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दला ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा असम से। आगे देखिए, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो पनिहारी लोक नृत्य जो है ये कहाँ प्रचलित है? याद रखिएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? करेक्ट आएगा पंजाब राज्य का। आगे देखिए नेक्स्ट है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो भाई केली गोपाल जो है ये किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? याद रखिएगा असम राज्य का, ऑप्शन नंबर डी असम। राउफ राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का। आगे देखिए, पंडवानी किस राज्य की, ठीक है, प्रमुख लोकगीत है? तो पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख लोकगीत है, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? तो साथियों बाउल गायन जो है ना ये बंगाल का एक लोकगीत है, ऑप्शन नंबर सी बंगाल। अगला है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो भाई गरबा जो है ये गुजरात का है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो देखिए फुलकारी लोक कला जो है ये पंजाब में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नेक्स्ट है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला का संबंध है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। याद रखिए। चौकपूर्णा किस क्षेत्र की लोक कला है? तो साथियों चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो याद रखिए अर्पण लोक कला शैली का संबंध बिहार राज्य से है, ऑप्शन नंबर सी बिहार करेक्ट होगा। अगला है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो देखिए मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो याद रखिएगा राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली जो है ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? तो देखिए बिंबावती देवी का संबंध किससे है? तो मणिपुरी नृत्य से, ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छन महाराज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई अच्छन महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए करेक्ट आएगा नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो करेक्ट आएगा सितारा देवी को, ऑप्शन नंबर बी सितारा देवी, जिसका संबंध है कथक से। आगे देखिए, इनमें से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? तो भाई देखिए इनमें से कौन भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है? तो रुक्मणी देवी, अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, तीनों भारतनाट्यम की नृत्यांगना है, लेकिन झावेरी बहने का संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य से है, न कि भारतनाट्यम से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भारतीय शिवाजी जो है ना ये किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुणडेल कला की किस विद्या से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा शास्त्रीय नृत्य से। और कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो भारतनाट्यम से। आगे देखिए, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा कथक से। कथक जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो भाई यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी इन दोनों से ही है। तो साथियों आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी अ और ब दोनों, यानी ए और बी दोनों। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध है भारतनाट्यम से, ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से, ऑप्शन नंबर सी। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो देखिए शोभना नारायण का संबंध किससे है? याद रखिएगा कथक से, ऑप्शन नंबर डी कथक। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो करेक्ट आएगा कथक नृत्य के, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और एक ही क्लास में मैंने ऑल चैप्टर आज कंप्लीट कराएंगे। एक ही चैप्टर में एक ही क्लास में सारे वो स्टैटिक जीके के जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं आपको आज। देखिए प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिएगा ओडिसी से। अब तक साथियों अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करना, और साथियों हमारी मेहनत के लिए अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना। और वैसे भी आप क्लास शेयर करते हैं तो दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला होता है। देखिए लीला सैमसन
का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो भाई लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखिएगा भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा भारतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो अभी मैंने बताया भारतनाट्यम। और किससे था? कुचिपुड़ी से। तो यहाँ भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है सितारा देवी का संबंध किससे है? तो देखिएगा सितारा देवी का संबंध भी कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर 1 कथक। आगे देखिए नेक्स्ट है कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंध है? तो भाई कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य है साथियों, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम, याद रखना। इन नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? तो करेक्ट आएगा मणिपुरी नृत्य का, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए इनमें से कौन सा एक देव नृत्य है? तो साथियों कुचिपुड़ी, जो कि एक देव नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो इनमें से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है मणिपुरी नृत्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होएगा। इनमें देखिए इनमें से कौन सा एकल नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एकल यानी अकेला किया जाने वाला नृत्य जो है वो नहीं है? तो भारतनाट्यम भी अकेला किया जा सकता है, ओडिसी नहीं किया जा सकता है। कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये तीनों अकेला किया जा सकता है, ओडिसी अकेला नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ओडिसी करेक्ट होगा। इनमें से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो करेक्ट आंसर होगा मोहिनीअट्टम, ठीक है, जो कि देवदासी परंपरा का नृत्य है। आगे देखिए इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ओडिसी, मणिपुरी और कथक तीनों शास्त्रीय नृत्य है। गरबा जो है ये शास्त्रीय नहीं लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी गरबा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 400 देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल आपको याद रखना है कथकली को। ऑप्शन नंबर बी कथकली। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आएगा कथकली में। ऑप्शन नंबर 1 कथकली, जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जिसको पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो याद रखना भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा एक जोड़ा है जो कि गलत है? तो देखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा ओडिशा का है, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का है, कर्नाटक का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यही जोड़ा गलत है, यही आंसर होगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, गलत है, ये आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, गलत है। कथकली केरल का है, ये सही है। कथक ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, केरल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 405 है कथक कहाँ की नृत्यक शैली है? तो भाई कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आएगा साथियों तमिलनाडु से। आगे देखिए केरल के सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल राज्य का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा कथकली। वैसे मोहिनीअट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित केरल का है कथकली। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आएगा आंध्र प्रदेश राज्य की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो साथियों देखिए गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर 1 गुरु अंगद, याद रखना। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी साथियों 1828 में, याद रखना ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों देखिए आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो भाई प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक क्या था? तो अमीर खुसरो एक कवि, एक इतिहासकार और एक संगीतज्ञ, ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी था। महावीर की माता कौन थी? महावीर यानी महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा त्रिशला। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ की मल्हार का रचयिता तानसेन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तानसेन। आगे देखिए इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, जो कि सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। देखिए सिख गुरु अर्जुन देव ये किसके समकालीन थे?
अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, और ये किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। गुरु गोविंद सिंह क्या थे, तो भाई गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी सही है। देखिए सिखों के 10वें वो अंतिम गुरु थे, सिखों की आंतरिक कौशल, खालसा पंथ के संस्थापक थे और दसम ग्रंथ के रचयिता भी थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह, तो उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो करेक्ट आएगा गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए दक्षिण भारत के अलवार थे क्या, तो दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो संत थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा संत। इनमें से कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो याद रखना संत तुकाराम जो है ना ये महाराष्ट्र के थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था, तो याद रखिएगा वर्धमान। यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग है, वर्धमान याद रखना साथियों, मेरा गला सूख रहा है यार, एक ही साथ इतने क्वेश्चन कराना, खैर कोई बात नहीं, आपके लिए इतना मेहनत कर ही सकते हैं ताकि आपको सफलता मिले। देखिए बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो साथियों गौतम बुद्ध जो हैं ये किस वंश से संबंधित थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा शाक्य वंश के राजा थे ना, शाक्य वंश के राजकुमार, ऑप्शन नंबर बी। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो करेक्ट आएगा क्षत्रिय राजघराने में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे देखिए इनमें से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, तो करेक्ट आएगा रामानंद ने, ऑप्शन नंबर ए रामानंद। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी ने प्रदान की थी, राजस्थान के महाराजा खेतड़ी ने। आगे देखिए नेक्स्ट है संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरणी विलास की उपाधि किसने प्रदान की थी, करेक्ट आएगा अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए। मल्लराज, देखिए मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी, तो करेक्ट आएगा महावीर स्वामी की, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो साथियों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना गया है, तो भाई नांदेड़ गुरुद्वारा में किसकी समाधि है, तो याद रखिए गुरु गोविंद सिंह जी की, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था, तो मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था, आगरा का, ऑप्शन नंबर ए आगरा। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, यानी महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा पावापुरी में। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है, तो साथियों गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में है, ऑप्शन नंबर सी नांदेड़। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, ऑप्शन नंबर सी गृह त्याग। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ, तो देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिए नाडिया या नाडिया में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ऑप्शन नंबर ए बोध गया करेक्ट होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कुंडग्राम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है, तो करेक्ट आएगा कबीर से, संत कबीर से, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिए बेथलेहम में, ऑप्शन नंबर बी बेथलेहम करेक्ट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो देखिए करेक्ट आएगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए सारनाथ। आगे देखिए इनमें से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो भाई इनमें से कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो देखिए सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर तीनों ही गौतम बुद्ध से संबंधित है। पावापुरी जो है ये महावीर स्वामी से संबंधित है, गौतम बुद्ध से नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कलादी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, तो भाई याद रखिएगा मक्का में,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा मक्का। देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी तलवंडी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो भाई तानसेन के गुरु कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा हरिदास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संत कबीर इनमें से किसके शिष्य थे? यानी संत कबीर के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर डी। वेदों की ओर सरल लो या वेदों की ओर लौटो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला, इनमें से किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहा था कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो ये भी कबीर दास ने कही थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो भाई दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो साथियों याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो करेक्ट आएगा साथियों असदुल्ला खां। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे देखिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखना नरेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। माफ करना यार, गौतम बुद्ध का पूछा है ना, तो सिद्धार्थ करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ याद रखिएगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? देखिए तानसेन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसको कहा जाता है? तो रहीम सेन को। ऑप्शन नंबर सी रहीम सेन याद रखना। त्यागराज कौन थे? तो देखिएगा त्यागराज कौन थे? तो साथियों एक संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर बी संगीतज्ञ। गुरु नानक का शिष्य लहना जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो भाई याद रखना गुरु अंगद। आगे देखिए चैतन्य ने शिक्षा दी थी किसकी? तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा भक्ति की। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो साथियों गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन नंबर सी मोइनुद्दीन चिश्ती। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो देखिए महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु। ऑप्शन नंबर ए मनु। आगे देखिए अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन नंबर डी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो साथियों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद हसन। ठीक है, आगे देखिए अगला है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो भाई अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है इनमें से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अपने आप को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य रूप से है? तो देखिए चेमनचेरी कन्हीरमन नैयर का संबंध किस नृत्य से है? याद रखिएगा कथकली से। ऑप्शन नंबर ए कथकली। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों रण उत्सव जो है ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात के कच्छ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो याद रखना सुआ नृत्य में। ऑप्शन नंबर डी सुआ नृत्य। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ओडिशा का जो बाघ नाच है ये चैत्र महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी चैत्र महीने में। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्योहार किस ऋतु में किया जाता है? तो पतझड़ ऋतु में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न इनमें से कौन सा है जो अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों याद रखिएगा टप्पा। देखिए प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में से उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो याद रखना टप्पा ये कहाँ का लोकगीत है? तो पंजाब का। पंजाब के मार्शल डांस का रूप कैसे कौन सा है? तो पंजाब के मार्शल डांस का रूप कौन सा है? याद रखिएगा बागा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए बागा। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो याद रखना बांग्ला त्योहार के दौरान। ऑप्शन नंबर ए।
इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा फूलपत्ती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो भाई नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव ये किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव जी को, ऑप्शन नंबर डी भगवान शिव। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमोचा किस राज्य का एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो देखिए करेक्ट आएगा असम राज्य का, ऑप्शन नंबर बी असम। जैसे कि असम राज्य का अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछे कौन सा है, तो याद रखिएगा सत्रिया। ठीक है, सत्रिया जो है ना साथियों, सत्रिया ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। आगे देखिए, लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई लेसल पतु किस राज्य का है? तो नागालैंड राज्य का, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। अगला है पोनंग। देखिए पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पोंगल नहीं है ये, पोंगल नहीं है, पोंगल तो तमिलनाडु हो जाता, यहाँ पोनंग है। तो भाई पोनंग किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवाई। बाकी छऊ, लाजिम और कलारी पैट्टू ये सभी मार्शल आर्ट का रूप है, लेकिन भवाई नहीं है। आगे देखिए, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए छम। छम नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, याद रखना। आगे देखिए, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई थोड़ा खेल नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य का ही है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा चूफाट, ऑप्शन नंबर सी चूफाट, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के लिंबू समूह इनमें से कौन सा नृत्य है जो सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है ना? संगीत यंत्र साज पूछा है, कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा चियाप ब्रुंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पोष मेला स्थानीय शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शन करता है जो इनमें से किस राज्य के लोक नृत्य संगीत एवं खाद्य तथा संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो भाई पोष मेला ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो भाई पाकिस्तान की कौन सी जनजाति? तो पश्तून जनजाति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पश्तून। आगे देखिए, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमृत या अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी कट्टियट्टम, याद रखना कुट्टियट्टम ये केरल राज्य का ही एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ओट्टथुल्लल। ओट्टथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो कि किस राज्य में लोकप्रिय है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु में। साथियों आज के इस क्लास में मैंने स्टैटिक जीके के वो सारे चैप्टर कराए जिससे आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से, इसी वीडियो से मिलेंगे, ये आप लिख के ले लो। ये क्लास अगर आपने पूरा देखा है तो लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चंस कैसे थे और आपको क्लास कैसा लगा है। और प्लीज़ यार हमारी मेहनत के लिए अपने सभी दोस्तों तक जरूर क्लास को शेयर करना, लाइक कर देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चैनल के अंदर बहुत सारे टॉपिक मैराथन क्लास मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं जिनको पढ़कर आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।